हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऊष्मा, ताप और ऊष्मा संचरण, इस पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी एमसीक्यूज प्रश्न। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आगे भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो वीडियो स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। सारे कंसेप्ट आपको इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू मैं सॉल्व करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, रीट की जो मेन की एग्जाम होने वाली है उसके लिए, सीईटी, सेकंड ग्रेड, आरएस, एलडीसी, वीडियो, उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में ये सिलेबस में ये टॉपिक है, उसमें संचरण, ताप और तापमापी। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है साइंस गुरु द बेस्ट के नाम से, उसका लिंक है और टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? यहाँ पर इनमें से हमें पता करना है कि तापमान के मात्रक कौन सा नहीं है। फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस और केल्विन। तो देखो, पास्कल दाब का मात्रक है, बाकी सभी ताप के मात्रक यहाँ पर है। पास्कल ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया दाब का एक मात्रक होता है। बाकी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तापमान के मात्रक है। इसके अलावा एक रोमर भी होता है, डिग्री रोमर। तो ये 4 पैमाने होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। केल्विन जो है वो एसआई इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तापमान की, एसआई इकाई केल्विन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संबंध द्वारा स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही है? तो देखो, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इनको एक बार देखते हैं, समझते हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपको थ्योरी की क्लास इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ से वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ऊष्मा का गुण। और द्रव और गैसों में ऊष्मा का संबंध द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा संचरण की जो विधि, द्रव और गैसों को तरल कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। तो फ्लूइड में संवहन के द्वारा कन्वेक्शन मेथड से होता है, और सॉलिड जो होते हैं ठोस, उनमें चालन विधि के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा होता है। और निर्वात में रेडिएशन, विकिरण के द्वारा होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ये चालन की परिभाषा है। ठोसों में चालन विधि के द्वारा, जैसे मान लो ये लोहे की छड़ है, अगर इसके इस सिरे को गर्म किया जाए तो यहाँ से ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होगी, ये विधि चालन कहलाती है। इसमें अणु अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस ऊष्मा को एक सिरे से, यानी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर भेजा जाता है। तो ये चालन विधि है। जबकि संवहन विधि के अंदर अणु जो है वो गर्मी पाकर ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से ठंडे अणु नीचे की तरफ आते हैं। इस तरह से अणु खुद मूवमेंट करते हैं, उनके एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थल समीर के बहने का समय रात का समय होता है। समुद्र समीर के बहने का समय दिन का समय होता है। और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु है। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या ए वाला सही सुमेलित नहीं है, या ए और सी ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, या एक भी सही सुमेलित नहीं है, सारे गलत है, या सभी सही सुमेलित है? सही ऑप्शन क्या है? तो देखो, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा, कि सभी सही सुमेलित है। ये सारे स्टेटमेंट सही मैच किए हुए एक दूसरे से। अब इनको समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, हल्के रंग के कपड़े, डी ऑप्शन, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु होती है। क्योंकि हल्के रंग के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि ये कपड़े जो है वो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। और हल्के रंग के, जैसे सफ़ेद रंग को हल्का रंग माना जाता है, सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं, सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं होती है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित नहीं करती है। जबकि गहरे रंग की वस्तुएं अधिक, काले रंग की, गहरे रंग की अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। इसलिए सर्दियों में तो हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए शीत ऋतु में, क्योंकि गहरे रंग के, काले रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा का अवशोषण करेंगे और साथ में ही वो जो शरीर की गर्मी होगी उसको बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरी बात यह है कि हल्के रंग के कपड़े गर्मी में इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि ये अवशोषण नहीं करेंगे, तो परावर्तन करेंगे ये, यानी जो भी इनके ऊपर ऊष्मा का विकिरण, सूर्य के विकिरण की जो ऊष्मा इनके ऊपर गिरेगी वो उसको परावर्तित कर देंगे, अवशोषित नहीं करेंगे। इसलिए अब समझते हैं थल समीर और समुद्र समीर को। देखो, जो जिस तरफ से चलती है उसी हिसाब से उसका नाम है। यानी थल समीर का मतलब है थल से चलने वाली, थल से। थल समीर का मतलब हो गया थल से समुद्र की तरफ जो चलती है वो थल समीर है। और समुद्र समीर का मतलब है समुद्र से, यानी समुद्र से थल की तरफ जो चलती है वो समुद्र समीर है। अब इनके बहने का समय रात और दिन ये किस तरह से होता है? देखो, थल समीर रात में बहती है और समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एक तरफ पानी है, समुद्र है, ये इस तरफ समुद्र है सी, और इस तरफ जमीन है, थल है। अब क्या होगा कि दिन के समय जब धूप होगी, सूर्य की गर्मी होगी, तो समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है और थल भी गर्म हो रही है।
लेकिन क्या होता है कि जल की अपेक्षा थल अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाता है दिन के समय। यानी जल्दी जल्दी कौन गर्म हुआ? थल, यानी जमीन जल्दी गर्म होगी और अभी पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो दोनों का तापमान अगर दिन के समय में, मान लो हम दोपहर के समय में अगर देखें तो तापमान किसका ज़्यादा है? थल का ज़्यादा है। तापमान थल का ज़्यादा है तो यहाँ के थल के ऊपर की जो वायु है वो अधिक गर्मी पाकर हल्की होकर ऊपर उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए भारी वायु यानी अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ। तो यहाँ पर तो कम वायु दाब का क्षेत्र बन गया थल पर, और अधिक वायु दाब का क्षेत्र कहाँ पर है? समुद्र में। तो समुद्र की तरफ से हवा चलेगी थल की तरफ, तो समुद्र से चल रही है, इसलिए इसका नाम हो गया समुद्र समीर दिन के समय में। अब रात का समय, और रात के समय में क्या होगा कि सूर्य तो है नहीं, तो जल भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और थल भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब तापांतर, जैसा न्यूटन का शीतलन का नियम है कि तापांतर में जिसका जितना अधिक अंतर होगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा। तो ये थल जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अभी रात के समय में दोनों ठंडे हो रहे हैं, लेकिन जल अभी उतना एकदम से फास्ट इतना जल्दी ठंडा होगा नहीं जितना जमीन ठंडी हो जाएगी। तो जमीन अभी ठंडी है और जल अभी गर्म है। तो गर्म कौन है? जल। तो जल के ऊपर की वायु गर्मी पाकर हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन गया कहाँ पर? समुद्र पे। तो अधिक वायुदाब यानी थल से समुद्र की तरफ रात में चलेगी थल समीर। तो थल समीर के बहने का समय हो गया रात और समुद्र समीर के बहने का समय हो गया दिन। ठीक है, समुद्र दिन और थल रात में बहती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। इन कथनों में से कौन से सही है? पहला, दूसरा या केवल दूसरा या कोई नहीं? इनमें से कौन कौन सा सही है या दोनों सही है? तो देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस थर्मामीटर का में पारे का प्रयोग किया जाता है। एक द्रव तापमापी है, इनमें द्रव भरा रहता है और वो पारा होता है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर या जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर का तापमान नापने के लिए डिजाइन किया जाता है। और मानव शरीर का तापमान जो हमें पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए 37 डिग्री से कम से थोड़ा अधिक तक, जब फीवर आता है, फीवर नापते हैं तो 37 से 38 तक हो सकता है इस तरह से। तो 35 से 42 डिग्री इस थर्मामीटर की रेंज होती है। और यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 है, क्योंकि हमारा शरीर का, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है और इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। द्रव तापमापी। अब पारा जो है ना, एक विषैला पदार्थ होता है, तो जब थर्मामीटर टूट जाता है तो पारे का निपटान करना ये ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए या इसकी जो विषाक्तता को ध्यान में रखते हुए आजकल डिजिटल थर्मामीटर चल रहे। तो डिजिटल थर्मामीटर में वो सीधा डिजिट में बताता है, अंकों में बता देता है कि कितना शरीर का तापमान है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करो। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों को कम अवशोषित करती है, यह पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं क्योंकि कारण ये है कि ऊन उष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? पहला, दूसरा या दोनों ही सत्य है? तो देखो, स्टेटमेंट दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है कि ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उष्मारोधी होते हैं, तो उष्मा का संचरण अलाउ नहीं करेंगे ये, तो शरीर की उष्मा को बाहर वातावरण में नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाहर का तापमान कम है और शरीर का तापमान ज़्यादा है सर्दियों में। और इसके साथ साथ इनके बीच में एक वायु की परत भरी रहती है, इनके रेशों के बीच में वायु भरी हुई रहती है, ट्रैप रहती है, तो वायु उष्मा की कुचालक होती है, तो शरीर की उष्मा को बाहर परिवेश में, वातावरण में नहीं जाने देगी। अब पहला प्रश्न जो है ना कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मा विकिरणों को कम अवशोषित करती है, ये गलत है। देखो, किरचॉफ के नियम के अनुसार सबसे अच्छे उत्सर्जक, सबसे अच्छे अवशोषक ही सबसे अच्छे उत्सर्जक होते हैं, और गहरे रंग की, काले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक अवशोषक होती है, अच्छी अवशोषक होती है और अच्छी उत्सर्जक ही होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों को अधिक अवशोषित करती है और अधिक उत्सर्जित करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप पर जल में डुबाया जाए, मतलब गोले का तापमान भी उतना ही जितना जल का तापमान है, तो क्या होगा? यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन कौन से सही है। कि लोहे की उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, या लोहे का गोला ठंडा और जल का ताप अधिक हो जाएगा, या लोहे के गोले और जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या गोले और जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है केवल तीसरा स्टेटमेंट, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त उत्तरों में से कौन से सही है? तो यहाँ पर ये सही है, केवल 3। ठीक है, ऑप्शन 3 केवल सही है। अब इसको समझते हैं क्यों सही है। क्योंकि देखो, उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और चूंकि लोहे का जो गोला है और जल वो दोनों समान तापमान पर है, तो उष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, अर्थात न तो गोले से जल की ओर और न ही जल से गोले की ओर होगा। इस प्रकार इनके ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है? समान है। तापमान लोहे के गोले का और उसी ताप पर जल है। अगर जल का तापमान अधिक होगा तो लोहे का गोला और अधिक गर्म हो जाएगा और जल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यानी अधिक से कम की तरफ उष्मा का प्रवाह होता है। चलो अगला प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की पतली तली लगाई जाती है। हम देखते हैं ना, कढ़ाई जो स्टील की होती है लेकिन उसका तला जो पेंदा होता है उस पर एक
कॉपर की तली या कॉपर का प्लेट होती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है इसलिए, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है इसलिए। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है कि स्टेनलेस स्टील इस्पात की अपेक्षा तांबा अच्छा चालक है ऊष्मा का। और यहाँ पर तली में जब हम स्टेनलेस स्टील के बजाय अगर तांबे की तली का प्रयोग करेंगे तो क्योंकि तांबा एक अच्छा चालक है, इस कारण ये जो ऊष्मा है वो बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैल जाएगी और भोजन अच्छी तरह से पक जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि स्टेनलेस स्टील के बजाय तांबा ऊष्मा का अधिक चालक है, इसलिए वो तली तांबे की होती है। अगला प्रश्न है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? मानव शरीर का तापमान केल्विन स्केल पर कितना है? तो अब देखो, मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सामान्य तापमान जो मानव शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में ये 98 डिग्री या 98.4 माना जाता है, इसको 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब केल्विन स्केल में कितना होता है ये पता करना है। तो देखो, केल्विन स्केल शुरू होती है 273 से 373 जल के हिमांक से जल के क्वथनांक तक, 273 से 373 केल्विन तक ये केल्विन स्केल होती है। 273 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री बराबर 273, तो 37 डिग्री यानी 273 प्लस 37 कर लो। तो देखो 273 में अगर हम 37 प्लस करते हैं तो 310 आता है, 310 केल्विन। तो जिस ऑप्शन में 310 है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। भाई हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो फॉर्मूला हम यूज़ करें कि फॉर्मूला क्या है कि जो भी तापमान है वो माइनस उस तापमान का प्रारंभिक पाठ्यांक जहाँ से वो शुरू होता है, तो C 0 से शुरू होता है तो C माइनस 0 बटा उसमें कुल कितने भाग है, तो 0 से 100 तक 100 भाग है बराबर। अब अगर केल्विन में बदलना है, फ़ारेनहाइट में जो भी बदलना है, अभी यहाँ पर हमें केल्विन में बदलना है तो वो वाले स्केल ले लेंगे हम, केल्विन माइनस केल्विन का प्रारंभिक तापमान। तो केल्विन में प्रारंभिक तापमान कितना है, 273 से शुरू होता है, माइनस 273 बटा इसमें 273 से 373 के बीच कितने भाग है, 100, तो 100 ठीक है। तो C माइनस 0 बराबर K माइनस 273 बटा 100, ये सूत्र आ गया अभी हमारे पास में। अब देखो यहाँ C माइनस 0 का मतलब C है, तो ये तो हो गया C बटा 100, इधर वाला ये जो है ना ये तो सीधा सीधा C बटा 100 ही हो गया। C माइनस 0 करने पर C आएगा, तो C बटा 100 बराबर K माइनस 273, K माइनस 273 बटा 100। अब देखो दोनों जगह बटा 100 तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो C बराबर क्या हो गया, K माइनस 273, C बराबर K माइनस 273। तो जब भी सेंटीग्रेड में लेना है तो हमें उस केल्विन में से 273 माइनस करना है, और जब अगर केल्विन में लेना है तो सेंटीग्रेड में प्लस 273 करना है। भाई सेंटीग्रेड में अगर बदलना है, यहाँ तो हमें केल्विन में बदलना था सेंटीग्रेड को 37 को, ठीक है। तो केल्विन में बदलना था, तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और सेंटीग्रेड में बदलने के लिए माइनस करेंगे। इसलिए हमने 37 में प्लस किया केल्विन, वो डिग्री वाला प्लस किया, 273 प्लस 37 किया, इसलिए आया ये 310 वाला। तो ये सूत्र बन गया। यानी अगर हमें सेंटीग्रेड में चाहिए तो सेंटीग्रेड बराबर हो गया K माइनस 273, यानी केल्विन में से 273 माइनस कर दो, सेंटीग्रेड आ जाएगा। और अगर हमें केल्विन में चाहिए, इसी सूत्र से अगर हम केल्विन का सूत्र बनाए तो माइनस 273 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा C प्लस 273, यानी सेंटीग्रेड में जो भी है उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन में, और उसमें से केल्विन में से 273 घटा दो तो सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, यानी किस तापमान पर सेल्सियस तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का मान समान आएगा, माइनस 40 डिग्री पर या 22 डिग्री पर या प्लस 40 डिग्री पर या 273.15 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर है माइनस 40 डिग्री पर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सेल्सियस तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का तापमान माइनस 40 डिग्री पर समान होता है। अब क्यों होता है समान, तो वो सूत्र का प्रयोग करके उससे निकाल सकते हो, या अगर आप माइनस 40 की रीडिंग रखो तो दोनों की रीडिंग बराबर आएगी। कैसे, देखो अभी इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास सूत्र क्या था, वो फॉर्मूला वाला कि C बटा 100, क्योंकि C मैंने आपको बताया कि जो भी स्केल है उस स्केल में से उसका प्रारंभिक पाठ्यांक माइनस करना है। अब C का प्रारंभिक पाठ्यांक 0 है, इसलिए C माइनस 0 मतलब C आएगा, बटा कुल भाग कितने हैं उसके। ये सभी तापमापियाँ, इनके बारे में आप डिटेल से उस वीडियो में देख सकते हो, उस पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी अच्छे से। सभी का फॉर्मूला यही है कि जब तापमापी है उस तापमापी में से जहाँ से वो स्केल शुरू हो रहा है उसका प्रारंभिक पाठ्यांक माइनस करना है, और नीचे डिवाइड में बटे में लेना है हमें उसके कुल कितने भाग किए हुए वो। तो C माइनस 0 बटा 100 ये तो सेंटीग्रेड हो गया। अब हम इसको बदलना किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब हमें पता है कि फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है वो शुरू होता है 32 से, और 32 से 212 तक जाता है। इसका न्यूनतम 32 होता है और अधिकतम 212। जल का क्वथनांक 212 आता है यहाँ पर, और जल का हिमांक गलनांक जो आता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और टोटल इनके बीच में 180 भाग होते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इससे लिखेंगे फ़ारेनहाइट में कि F फ़ारेनहाइट माइनस इसका प्रारंभिक पाठ्यांक फ़ारेनहाइट में 32, F माइनस 32 बटा कुल भाग 180। अब इसको अगर हम थोड़ा सिंपल करें, सोल्व करें ना,
तो यहाँ 100 की जगह हम 5 और 180 की जगह 9 ले सकते हैं भाई। 20 के पाड़े से अगर हम काटे तो 20 पंजे 100 और 20 नंबर 180, तो और c माइनस 0 तो c आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। 180 की जगह हम लिख देंगे 9। अब अगर आप सेंटीग्रेड में -40 ले हो तो फ़ारेनहाइट में कितना आता है, या यहाँ दोनों जगह आप -40 ले लो, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर सेंटीग्रेड में अभी 40 डिग्री ले लेते हैं, -40 डिग्री, -40 डिग्री पर बराबर, तो सी की जगह अगर -40 ले ले यहाँ पर अगर सी की जगह c बटा 5 में सी का मान -40 अगर ले तो -40 बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा f, बराबर हो गया f माइनस 32 बटा 9, ये हो गया। अब अगर देखो f की वैल्यू निकालनी है, हमको f का मान निकालना है, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा, और इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो f माइनस 32 को 5 से गुणा कर लेंगे, तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 गुणा f माइनस 32 को, 5 माइनस f गुणा 32 बराबर किसके हो जाएगा, 9 गुणा -40, 9 गुणा -40, ये हो गया। ठीक है। अब हमने इन दोनों को क्रॉस गुणा किया था और इन दोनों को क्रॉस गुणा किया था, तो ये अगर c का मान अभी हम -40 लेना है हमें, तो c की जगह मैं -40 लिख देता हूँ, तो -40 गुणा 9, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, -40 और 9, तो -40 गुणा 9 बराबर हो जाएगा 5 गुणा f माइनस 32। ठीक है, f माइनस 32 ये हो गया। अब मुझे f की वैल्यू चाहिए, तो मैं f माइनस 32 को इधर रख लेता हूँ और इस 5 जो गुणा में उसको इधर ले आता हूँ, तो 5 में इधर गुणा में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस 32 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो f माइनस 32, इसको अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ से काट देता हूँ 5 और 40 को, तो 8 पंजे 40, 8 बार -8, अब -8 को मैं 9 से गुणा करता हूँ तो -72, भाई इधर आ गया मेरे पास -72 बराबर इधर आ गया f माइनस 32। ठीक है, अब मुझे केवल चाहिए f का मान, तो मैं माइनस में जो यहाँ पर 32 है, इस 32 को मैं इधर लाता हूँ, तो इधर आके ये प्लस में 32 हो जाएगा। तो मेरे पास इधर क्या है, इधर देखो पहले से मेरे पास माइनस में 72 है, तो माइनस में 72 है, इधर वाला -32 इधर आया तो प्लस में 32 हो जाएगा, तो प्लस का 32 हो गया। ये किसके बराबर है, ये फ़ारेनहाइट का बराबर है। तो अब -72 में से अगर प्लस का 32 घटाएंगे तो माइनस का 40 बच जाएगा। इसलिए दोनों तापमान बराबर होते हैं, -40 पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम संभव ताप कितना है। देखो अधिकतम संभव ताप कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम संभव ताप जो है ना, उसको परम शून्य ताप कहते हैं। और ये कितना होता है, तो केल्विन स्केल पर ये होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन होता है ये 0 केल्विन। और हमें पता है कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन कितना हो जाएगा, -273 कर दो सेंटीग्रेड में से, तो -273, 0 -273 करेंगे तो -273 आ जाएगा, तो -73.15 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम संभव ताप है। अगला कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखो अब ये दोनों प्रश्न इसी सामान्य तापक्रम पर ही है, एक को आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट में और एक डिग्री सेल्सियस में आंसर है। तो शरीर का सामान्य तापक्रम मैंने आपको बताया, फ़ारेनहाइट में तो होता है 98.4। अगर ये 98 ही लिखा होता, आगे 0.4 नहीं लिखा होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन क्योंकि पूरा आगे एग्जैक्ट पॉइंट में दे दिया, तो ये लिखना है आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है, और सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि अगर हम प्रातःकाल में या सुबह के टाइम में ठंड के दिनों में अगर लोहे के गुटके की बजाय और लकड़ी के गुटके को छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है। तो देखो यहाँ पर वही चालकता और कुचालकता वाली बात है। लकड़ी जो है वो कुचालक है उष्मा की, और लोहा जो चालक है उष्मा का। तो बाहर ठंड है, बाहर ठंड है तो बाहर के वातावरण के हिसाब से अब लोहा, मान लो लोहे का तापमान अगर अधिक है तो वो अधिक तापमान से उष्मा कम तापमान की ओर, यानी लोहे के गुटके में से उष्मा का संचरण वायुमंडल में हो जाएगा, परिवेश में हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, इसलिए यह लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। इसलिए यही आंसर है कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अधिक अच्छा चालक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा यानी अणुओं के द्वारा जब अणु उष्मा का संचरण करे, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो ये कहलाता है संवहन, विकिरण, चालन या प्रकीर्णन। तो सही आंसर है यहाँ पर संवहन। देखो अणुओं के द्वारा जब उष्मा का संचरण होता है, जैसे तरलों में होता है यानी फ्लूइड्स में होता है, द्रव और गैस में इसी मेथड से पानी गर्म होता है, गैसें इसी मेथड से गर्म होती है। जैसे अगर हम पानी को गर्म करते हैं, ये पानी भरा हुआ है, तो ये संवहन मेथड होता है कि जब ये पानी के अणु नीचे वाले गर्मी पाएंगे तो गर्मी पाकर ये हल्के होकर ऊपर की तरफ उठेंगे अणु खुद।
ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी जगह लेने के लिए ऊपर से अधिक घनत्व वाले, भाई ये गर्म होने पर इनका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है तो कम घनत्व वाली चीज़ें हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाएंगी। और ऊपर से जो ठंडे पार्टिकल है जिनके पास अभी इतनी गर्मी नहीं पहुंची है, उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा भी नहीं है और उनका घनत्व अधिक है, तो वो भारी है, तो वो भारी कण यानी कम तापमान वाले नीचे की तरफ आएंगे और ये यहाँ से गर्मी पाकर अधिक तापमान होकर फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से ये प्रक्रम जब तक पूरे का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो जब तक हम गर्म करते रहेंगे तब तक ये इसी तरह से ये मूवमेंट इन पार्टिकल्स का होता जाएगा, अणुओं का इसी तरह से मूवमेंट होता जाएगा और ये मेथड कहलाता है संवहन। तो संवहन में अणु खुद ऊष्मा का संचरण करते हैं, जबकि चालन में क्या होता है कि अणु अपनी जगह ही रहते हैं। जैसे ठोस छड़ में लोहे की छड़ है तो यहाँ पर लोहे के जो पार्टिकल्स है, अणु है, वो लोहे के अणु वो अपनी जगह रहेंगे, वो केवल ऊष्मा को आगे की तरफ भेजेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से। मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें विचरण करेंगे, चलेंगे आगे और वो ऊष्मा को लेकर जाएंगे गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर। तो ये तो हो गया चालन जो ठोसों में होता है, और ये गैसों और द्रवों में जो होता है वो संवहन होता है, जिसमें आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अगला प्रश्न है कि कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इनमें से ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है। तो देखो, ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक या सबसे अच्छे चालक होते हैं ठोस। ठोस सबसे अच्छे चालक होते हैं और ठोसों के बाद चालकता घटती है द्रवों की और सबसे कम चालकता होती है गैसों में, ये है। तो अब इनमें से आप देखो कोई ठोस है क्या, हालांकि द्रव की बात कर दी है तो द्रव है, लेकिन हमें पता है कि पारा एक धातु है, ठोस होता है, तो पारा द्रव अवस्था में मिलता है लेकिन ये ठोस है, इसलिए सबसे अच्छा चालक इनमें पानी, ईथर और बेंजीन की बजाय पारा है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? सफेद कपड़े गर्मी में क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वह पसीना सोखते हैं, उन्हें दूर से देखा जा सकता है, या ताप का कम अवशोषण करते हैं, या एक परंपरा है। तो सही उत्तर है कि सफेद कपड़े ताप का कम अवशोषण करते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। तो ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं वो अधिकांश ऊष्मा के भाग को, धूप जो इनके ऊपर गिरती है उसको परावर्तित कर देते हैं। सफ़ेद रंग इसीलिए दीवारों पर गर्मियों में, रेगिस्तान में जो घर बनाते हैं उनमें आप ज़्यादातर बाहरी दीवारों पर सफ़ेद रंग का कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, क्योंकि वो अच्छा परावर्तक है। सफ़ेद और चमकदार वस्तुएं जो होती है वो उत्सर्जक, अवशोषक नहीं होती, कम उत्सर्जक होती है और कम ही वो अवशोषक होती है। जो सतह जितनी अधिक अच्छी अवशोषक है उतनी अधिक अच्छी वो उत्सर्जक होती है, यही किरचॉफ का नियम है। तो सफ़ेद रंग के कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते, वो ज़्यादातर उसका परावर्तन ही कर देते इसलिए। और पसीना सोखने के लिए है ना ऊनी कॉटन के सूती वस्त्र, इसलिए गर्मी में जो कपड़े पहनते हैं तो वो सफ़ेद और सूती कपड़े पहनते हैं। तो सफ़ेद तो इसलिए पहनते हैं कि वो परावर्तक होते हैं, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेंगे इसलिए ठंडा रखेंगे, और सूती इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती पसीना अच्छा सोखते हैं। सूती कपड़ों की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, अवशोषण क्षमता है, पसीना को अवशोषण, पानी को अवशोषण करने की क्षमता, इसलिए। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में हमें कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या ऊष्मा प्रदान करते हैं, या शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, या ऊष्मा का विकर्ण नहीं करते। तो सही उत्तर है क्योंकि ये ऊष्मा रोधी होती है, उनके कपड़े ऊष्मा रोधी है तो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देंगे, और इनके बीच में जो ऊन के जो रेशे होते हैं उनके बीच में वायु फंसी रहती है, और वायु कुचालक होती है तो वो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी वायु। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। जब तेज हवा होती है तो ओस क्यों नहीं बनती? वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए, यह तापमान ऊंचा रहता है इसलिए, यह हवा में नमी कम होती है इसलिए, यह आकाश साफ नहीं होता इसलिए। तो देखो, ओस बनती है संघनन की क्रिया के द्वारा, यानी जब ठंड इतनी है और जो गैसीय अवस्था है जल की, यानी भाप जो है वो द्रव अवस्था यानी जल में बदल जाती है, तो इसको हम कहते हैं ओस। लेकिन जब तेज हवा चलती है, ठंड है लेकिन हवा जब चल रही है तो हवा अधिक चलने से वाष्पीकरण की दर तेज होगी, क्योंकि वाष्पीकरण की दर 4 चीज़ों पर निर्भर करती है, वायु की गति पर, और वायु की गति के समानुपाती होती है, धूप पर, तापमान पर, और आर्द्रता पर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जब वायु की अधिक गति होती है, तो वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, तो ओस बनती तो है लेकिन फिर से वो वेपोराइज हो जाती है, वाष्प बन जाती है, ये कारण होता है इसलिए। और अगला प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि अगर समान तापमान पर भाप और उबलता जल दोनों है, 100 डिग्री पर भाप भी बन जाएगी और पानी भी रहेगा, भाई 100 क्वथनांक है, तो 100 डिग्री पर पानी जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना शुरू करेगा। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी भी है हमारे पास में और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर भाप भी है, तो अधिक जलन भाप से होगी। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि भाप के पास में गुप्त ऊष्मा होती है और जल के पास में उतने ही तापमान पर गुप्त ऊष्मा नहीं है। तो गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट है यहाँ पर। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखो, तो जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में आती है उस समय गुप्त ऊष्मा, और जब भी द्रव से गैस अवस्था जाती है तब गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। जब हम ठोस को, जैसे हम जल का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे ठोस बर्फ है, इसको अगर हम जल में बदले, द्रव में बदले, ठोस से द्रव में और द्रव से हम गैस में बदलते हैं, तो यहाँ पर
जो तापमान आएगा, जिस तापमान पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलेगी वो तापमान कहलाएगा गलनांक, और जिस तापमान पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलेगी वो तापमान कहलाता है क्वथनांक। तो किसी ठोस के गलनांक पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलनांक पर जो ऊष्मा है यानी ठोस से द्रव में जो बदलेंगे उस समय वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेंगे तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, क्योंकि क्वथनांक पर यहाँ पर कौन सा प्रक्रम हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, तो वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ये गुप्त ऊष्मा क्यों चाहिए इस समय, क्योंकि देखो ठोसों के कण पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, ठोसों में एक दूसरे के पास पास होते हैं इस तरह से, जबकि द्रव में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, कण दूर दूर रहते हैं। तो इस आकर्षण बल को तोड़ना है और इस आकर्षण बल के लेवल पर लेकर आना है। तो कणों के बीच के आकर्षण बल को और कम करने के लिए, तोड़कर इतना कम करने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए। तो जब इसका गलनांक बिंदु पहुंच जाएगा तब अगर हम उस वस्तु को गर्म करते रहेंगे ना, तब भी जब तक गलनांक है तब तक उसका तापमान बढ़ेगा नहीं, भले आप गर्म कर रहे हो, थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बढ़ेगी वहाँ पर। तो कुछ समय के लिए अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उस समय जो हम ऊष्मा गर्म कर रहे हैं, बाहर से जो ऊर्जा या ऊष्मा की उसको सप्लाई दे रहे हैं, वो ऊष्मा उसकी वाष्पन की या गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में काम आ रही है। तो वो ऊष्मा आप उसको गर्म तो कर रहे हो, लेकिन वो उस पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा रही है, वो उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो रही है। और वो गुप्त ऊष्मा क्या कर रही है, उसकी पहले वाली जो अवस्था है ना, उसकी अवस्था के जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के काम आ रही है वो ऊष्मा, और उसको अगली अवस्था में, क्योंकि अगली अवस्था में आकर्षण बल कम है, तो कमजोर करना है ना अणुओं के बीच के आकर्षण बल को, तो कमजोर करने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा गलनांक पर जब ठोस से द्रव अवस्था आती है तब, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आती है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्वथनांक पर और गलन की गुप्त ऊष्मा गलनांक पर अवशोषित होती है। 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए गलनांक पर जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, और 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए उसके क्वथनांक तापमान पर जो ऊष्मा आवश्यक होगी वो उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो ऊर्ध्वापातन है। ठोस से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया या गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। कपूर एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। नेफ्थलीन है, नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि हम आर्द्रता से परेशानी महसूस करते हैं, इसका कारण क्या है? जब आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बारिश के समय में नमी ज़्यादा होती है, तब हम परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि अधिक पसीना आता है, कम पसीना आता है, या पसीना का आर्द्रता कारण वाष्पित नहीं होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सही उत्तर यही है। समुद्री तटों के नज़दीक रहने वाले या समुद्र के आसपास वाले इलाके वाले में ज़्यादा आर्द्रता होती है, और आर्द्रता इसलिए होती है क्योंकि वहाँ वायु जो है वो नम है। नम का मतलब कि वायु में जलवाष्प की या जल की प्रतिशतता अधिक है। भाई वायु में उपस्थित जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो जब आर्द्रता अधिक रहेगी तो कपड़े देर से सूखते हैं और पसीना देर से सूखता है, यानी आर्द्रता की वजह से वाष्पीकरण की दर धीमे हो जाती है। मैंने आपको बताया कि वाष्पीकरण 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। तापमान पर, अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, यानी द्रव गैस में फास्ट बदलेगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। धूप ज़्यादा रहेगी तो भी वाष्पीकरण की दर तापमान के भी समानुपाती होते हैं, तो ये भी ज़्यादा। और वायु की गति और पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर ज़्यादा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो वो भी तेज वाष्पीकरण होगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी चीज़ें, जैसे चाय प्याली में, प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाती है कप के बजाय। लेकिन आर्द्रता का मतलब है कि पानी कितना प्रतिशत उपस्थित है वायु में उपस्थित पानी की मात्रा उसकी आर्द्रता है। बारिश के दिनों में जब आर्द्रता अधिक होती है तो कपड़े देर से इसीलिए सूखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर्द्रता जितनी अधिक होती है वाष्पीकरण उतना ही धीरे। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या ऊर्ध्वपातन? तो देखो सही उत्तर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्पन ये दोनों क्लोजली रिलेटेड फिनोमेना, दोनों को थोड़ा सा की डिफरेंस समझने की कोशिश करना आप। इसको वाष्पीकरण को कहते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। और वाष्पन को कहते हैं एवोप्रेशन, EVAPORN, एवोप्रेशन। तो वाष्पन जो होता है वो तो क्वथनांक पर होता है कि अगर कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक पर अगर गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो वो उसका वाष्पन हो रहा है, उसको एवोप्रेशन कहते हैं। और वाष्पन से कम तापमान पर भी, जैसे जल अगर तालाब में पड़ा है तो भले ही वहाँ पर तापमान 100 डिग्री नहीं पहुँच रहा है, क्वथनांक जितना नहीं पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा है, वाष्पन हो रहा है उसका, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। यानी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण जो होता है ना वो एक सतही फिनोमेना, यानी केवल सतह से। वाष्पीकरण कहाँ से होगा? केवल सतह से, ऊपर का, तालाब के ऊपर का पानी उड़ेगा, फिर नीचे वाला पानी ऊपर आएगा, वो उड़ेगा। जबकि वाष्पन जो है ना वो बल्क फिनोमेना, यानी पूरा एक साथ होता है, पूरा का पूरा द्रव एक साथ 100 डिग्री तापमान पर गर्म होगा पानी, और फिर वो एक साथ ही भाप में बदलेगा।
तो ये वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर है। संघनन, तो सही उत्तर तो यहाँ पर वाष्पीकरण है। संघनन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि गैसीय अवस्था अगर द्रव अवस्था में बदल रही है तो उसको हम संघनन कहते हैं। संघनन से ही बादल बनते हैं। और हिमीकरण मतलब हिम का बनना, हिम का जमना, यानी द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में जल का। उदरोपातन यानी ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठंडे करने पर वापस ठोस, ये उदरोपातन होता है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक, या 100 डिग्री पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैदानों में तो 100 डिग्री है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक, लेकिन पहाड़ों पर क्या, वायु दाब कम होने की वजह से 100 डिग्री से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। यानी क्वथनांक बिंदु, दबाव घटने पर क्वथनांक जो होता है वो घटता है, दबाव घटने पर क्वथनांक कम हो जाता है। तो क्वथनांक कम हो गया पानी का, वहाँ 100 डिग्री से कम पर पानी उबलने लगता है। इसलिए पहाड़ों पर दाल पकाने में प्रॉब्लम आती है, समस्या इसलिए आती है क्योंकि पानी जल्दी उबल जाता है, तो दाल अच्छे से पकती नहीं है वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है कि ताप संरक्षण की पुष्टि करता है कि कार्य संरक्षण की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब उष्मागतिकी के नियमों के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उष्मागतिकी कहते कैसे हैं? तो उष्मागतिकी जो है ना, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो उष्मा और गतिकी, यानी उष्मा यानी हीट और मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य, जो उष्मा और यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का वर्णन करती है। और उष्मा और यांत्रिक के कार्य का परस्पर रूपांतरण से संबंधित ये ब्रांच है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो नियम है उष्मागतिकी के, तो उष्मागतिकी के नियम 4 है। एक तो जीरो नियम है, जीरो शून्य, शून्यांक नियम, एक प्रथम, द्वितीय और एक तृतीय, ये नियम है। तो जो जीरो नियम है, शून्यांक नियम है ना, उस नियम के अनुसार उष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। तो ये तो शून्यांक नियम है या इसका जीरो नियम है कि उष्मागतिकी का जो जीरो नियम है या शून्यांक नियम है, उसके अनुसार उष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। यानी यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वह परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे, ये उसका शून्यांकी नियम है। अब उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो प्रथम नियम के अनुसार यदि हम किसी निकाय को Q उष्मा दे तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होता है। यानी उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही एक रूप है। और परंतु व्यवहार में ये देखा जाता है कि कार्य को तो उष्मा में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु उष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। तो पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहलाता है। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है ना, वो क्या है, ये उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा व्यक्त करता है। ठीक है, दिशा व्यक्त करता है। और ये दो कथन है इसके, या दो भाग है इसके। प्रथम ये है कि उष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, और दूसरा है कि उष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए बाह्य स्रोत का उपयोग न किया जाए, ये है। और उष्मा इंजन, जो हीट इंजन्स और जो रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं वो दूसरे नियम पर आधारित है। तो ये काम की चीज़ है कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और प्रशीतक और उष्मा इंजन, ये उष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है। और अब तीसरे नियम की बात करते हैं। उष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है, तो उष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार, उष्मागतिकी के तीसरे नियम के अनुसार किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता। ये है कि तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता, अर्थात परम शून्य ताप एक आदर्श परिकल्पना ही है या चरम अवस्था है जिसे किसी भी विधि से प्राप्त करना असंभव है। यानी जो क्रायोजेनिक्स होते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक होते हैं वो 10⁻⁸ केल्विन तक के निम्न ताप वहाँ पर प्राप्त किया जा सका है, जो परम शून्य ताप के काफ़ी निकट है। परम शून्य ताप के काफ़ी निकट होते 10⁻⁸, ठीक है, 10⁻⁸ केल्विन। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? इनमें से कौन सी तापमापियों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है, तो आप इनके बारे में वहाँ से उस वीडियो में देख सकते हैं। कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? तो आयतन गैस, प्लेटिनम प्रतिरोध, या तापयुग्म तापमापी, या संपूर्ण विकिरण तापमापी। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है तापयुग्म तापमापी। जो तापयुग्म तापमापी वो सीबेक प्रभाव पर आधारित। और तापयुग्म तापमापी से हम -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 तक का तापमान नाप सकते हैं। 1600 तक का तापमान हम यहाँ से नाप सकते हैं। और सीबेक प्रभाव क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सीबेक प्रभाव ये है कि अगर दो अलग अलग धातुओं के तारों को लेकर अगर हम एक बंद परिपथ बनाए, तो इनकी जो संधियाँ हैं जहाँ पर इनको जोड़ेंगे, अगर इनको अलग अलग तापमान पर रखें, एक को ठंडा और एक को गर्म, तो यहाँ पर एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी जिसको हम तापीय विद्युत धारा कहते हैं। ये सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है तापयुग्म तापमापी, और ये -200 से 1600 तक का ताप नापती है। और संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी जो होती है पायरोमीटर, ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन का नियम है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी आगे आएगा।
परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है या सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, या वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प की प्रावस्था में प्राप्त होते हैं। तो देखो परम शून्य ताप वह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। और ये कितना होता है, ये 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में ये होता है -273 -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टरी तापमापी है, क्लिनिकल तापमापी, और वो एक द्रव तापमापी है जिसमें पारा भरा रहता है। ठीक है, तो द्रव तापमापी का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरी तापमापी में तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा भरा रहता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए इनकी जगह पर, क्योंकि पारा विषाक्त होता है इसलिए। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो ये जो मैं बता रहा था आपको, तो संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी जो है पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। यहाँ पर वस्तु से प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं है तापमापी की, दूर से उसकी विकिरण की मात्रा ज्ञात करके उसके ताप का अनुमान लगा लेता है, क्योंकि स्टीफन के नियम के अनुसार उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी ई समानुपाती टी की घात 4। और इससे हम 800 डिग्री या इससे अधिक वाली वस्तुओं का ताप मापा जाता है, क्योंकि 800 डिग्री से कम तापमान पर कोई वस्तु विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगी। तो ये स्टीफन नियम पर आधारित तापमापी होती है। संपूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर, सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए, ज्वालामुखी का ताप ज्ञात करने के लिए। किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, या द्रव तापमापी को? तो देखो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य का ताप ज्ञात करने में किया जाता है। मानव शरीर के लिए ये डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मामीटर आएगा, और जल का ताप ज्ञात करने के लिए हम सामान्य तापमापी, और गैस का ताप ज्ञात करने के लिए ज़्यादातर गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन वाली गैस से 500 डिग्री तक ताप नापा जा सकता है, और नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करें तो 1500 डिग्री तक ताप नापा जा सकता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का तापमान कितना होगा? देखो ये प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमान, अगर तापमापी फ़ारेनहाइट है तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए जल का तापमान कितना होगा? यानी क्वथनांक पूछ लिया यहाँ पर। तो फ़ारेनहाइट हमें पता है कि फ़ारेनहाइट शुरू होता है, फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक जो माना जाता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और ये जल का हिमांक बिंदु है। और इसका क्वथनांक बिंदु आता है 212, ये 212 तक जाता है। हाईएस्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक बिंदु है जिस पर वो उबलने लगता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 212 डी हो जाएगा। और बीच में पूरे 180 भाग है, जिनको बराबर 180 भागों में बांटा गया, और एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करते हैं, इसका क्या कारण है? देखो रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, या अपने शरीर का ताप 42 डिग्री तक बढ़ाकर, या अपने शरीर में पानी का संचय करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऊँटों में एक एक्सेप्शन है। ऊँट जो है हमें पता है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, पानी की कमी रहती है, अपने शरीर में से पानी को बचा के रखना उनका अनुकूलन होता है। तो पानी को बचाए रखने के लिए उनमें पसीने बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि पसीने में पानी का नुकसान हो सकता है, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ऊँट के शरीर में ये खास बात होती है कि वो अपने शरीर का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, और उस बढ़े हुए तापमान पर भी वो आराम से सर्वाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उनकी उपापचय क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अपने तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। ऊँट की जो हम्प होती है, कुबड़ होती है, उसमें भरी हुई वसा उनके लिए ताप नियंत्रक का काम करती है। अगला प्रश्न है कि गर्म जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है सेक करने के लिए, जैसे किसी अंग पर, शरीर के किसी अंग पर सिकाई करने के लिए गर्म जल से अगर सिकाई करते हैं, तो थैले जो भरे होते हैं उनमें गर्म जल ही क्यों भरते हैं सिकाई के लिए, और कोई दूसरा लिक्विड काम में क्यों नहीं लगता? ये प्रश्न है। तो क्योंकि ये सरलता से मिल जाता है इसलिए, या यह सस्ता है, या इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या जल को गर्म करना आसान है? तो सही उत्तर है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने से कई देर तक गर्म रहेगा ये। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है मैंने आपको बताया। ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है द्रवों में, इसलिए जल काफ़ी देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो वो ऊष्मा धीरे धीरे जब तक वो खत्म होगी पूरी या कम होगी तब तक काफ़ी टाइम तक वो गर्म रहेगा, इसलिए। अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम 0 से 4 डिग्री कर दिया जाए? ये जल का असामान्य प्रसार कहलाता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो 0 से 4 डिग्री अगर जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 0 से 4 डिग्री कर दिया जाए? देखो सभी द्रवों को, जल के छोड़ के बाकी सभी द्रवों को उसके हिमांक 0 डिग्री से अगर आगे की तरफ लेके जाते हैं, क्वथनांक की तरफ लेके जाते हैं, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उनका आयतन भी बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के साथ साथ घनत्व घटता है।
लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री पर जल में एक अलग ही तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3.9 के आसपास, 3.98 के आसपास। तो 0 से 4 डिग्री तक जब हम जल को गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता नहीं है बल्कि आयतन घटता है। 0 से 4 डिग्री तक आयतन घटेगा और 4 डिग्री पर इसका आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और अब 4 डिग्री के बाद में इसका घनत्व कम होता जाता है, आयतन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आयतन के कंसेप्ट में पूछा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। 0 से 4 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन देखो 0 से 4 डिग्री करेंगे ना तो आयतन तो क्या होगा, आयतन घटेगा पहले, तो आयतन कम हो जाएगा। और 4 डिग्री से अगर आगे और कम करेंगे तो फिर आयतन ज़्यादा हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम है, आयतन न्यूनतम है। बस अब इससे नीचे भी जो है आयतन अधिक होगा, इससे ऊपर भी आयतन अधिक होगा। किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस क्यों करते हैं जबकि टिन की चादर के नीचे नहीं करते, क्यों? अगर टिन के नीचे बैठे हुए, चद्दर के नीचे, लोहे की चद्दर है, टिन की चद्दर है, उसके बजाय पेड़ के नीचे अधिक ठंडक महसूस होती है क्योंकि पेड़ की हरियाली में हमें ठंड का एहसास कराती है, या प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, या पत्ते जलवाष्प को जल में बदलते हैं जो कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या पत्ते जल छोड़ते जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं। तो सही उत्तर यह है कि पत्ते जल छोड़ते रहते हैं। इनमें जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती रहती है, ट्रांसपिरेशन, और उस ट्रांसपिरेशन की से ये हमेशा जल अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए जल जो है इनसे वाष्प बन के उड़ता रहता है। जो वाष्प बन के उड़ता रहता है तो जब भी वाष्प बनती है, द्रव से वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इसलिए वहाँ पर तापमान कम रहता है पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है कि उच्च तापमानों की माप की जाती है। उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? प्लेटिनम प्रतिरोध से, तापमापी से, या पूर्ण विकिरण तापमापी से, या ताप युग्म से, या नाइट्रोजन गैस तापमापी से? तो देखो पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण रेडिएशन व पायरोमीटर का यूज करेंगे यहाँ पर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, सूर्य का तापक्रम नाप करने के लिए इस तरह से। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, और जहाँ घनत्व सर्वाधिक होगा वहाँ आयतन सबसे कम होगा। तो जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री पर और घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यानी द्रव्यमान बटा आयतन, और आयतन और घनत्व में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, m/v। तो जहाँ आयतन सबसे कम रहेगा वहाँ घनत्व सबसे अधिक रहेगा। तो 4 डिग्री पर घनत्व सर्वाधिक है और आयतन न्यूनतम है, तो 4 डिग्री सेल्सियस बी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में तापीय वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखो, उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में तापीय वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसे हम कहते हैं उसकी विशिष्ट उष्मा। ये विशिष्ट उष्मा होती है। 1 ग्राम किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। और विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, सबकी अलग अलग होती है। द्रवों में जल की सबसे अधिक होती है, और गैसों में हाइड्रोजन की, और वैसे सर्वाधिक हाइड्रोजन की होती है। ठोस, द्रव, गैस सब में हाइड्रोजन की होती है। उष्माधारिता का मतलब है कि किसी वस्तु के द्वारा, चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी है, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो, कुछ भी है, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उष्माधारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किसमें विशिष्ट उष्मा का मान सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान इनमें से जल का है, और वैसे सर्वोच्च हाइड्रोजन का है। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग में लाया जाता है। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह निम्न घनत्व पर होता है, सरलता से उपलब्ध है, या इसकी विशिष्ट उष्मा उच्च है, या निम्न ताप पर उपलब्ध है। सही उत्तर है कि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है, इसलिए अधिक उष्मा अवशोषित कर लेगा। इतना ही द्रव्यमान किसी दूसरे पदार्थ का अगर हम लेंगे ठंडा करने के लिए, तो इतना द्रव्यमान, इतनी अधिक विशिष्ट उष्मा नहीं है उसकी, इसलिए इतनी उष्मा अवशोषित नहीं करेगा जितना जल करेगा। तो जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कम द्रव्यमान प्रयोग करके भी हम उसको ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उष्मा अवशोषित करेगा। इसलिए भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली और खुरदरी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि काली और खुरदरी सतह अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती है, किरचॉफ का नियम। तो काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कम होती है, काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता निम्न होती है, काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता उच्च होती है। तो सही उत्तर है कि काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, इसलिए बर्तन की पेंदे की तली जो होती है ना, वो काली और खुरदरी बनाई जाती है ताकि वो अधिक उष्मा को अवशोषित कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? इनमें से उष्माधारिता किसकी अधिक है? तो उष्माधारिता, जैसे मैंने आपको बताया, जल की उष्माधारिता सर्वाधिक होती है। लोहे का टुकड़ा, बेंजीन, स्वर्ण टुकड़ा, इनमें जल की सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा है। नियत ताप पर
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है। तो देखो अवस्था परिवर्तन में मैंने आपको बताया गुप्त ऊष्मा आती है, जब भी अवस्था परिवर्तन आएगा गुप्त ऊष्मा आएगी। तो नियत ताप, ये अवस्था परिवर्तन पर नियत ताप ही होता है, या तो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है। तो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अभी मैंने आपको बता दिया कि 1 ग्राम द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, एकांक ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। और ऊष्माधारिता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उस टोटल द्रव्यमान कितनी ऊष्मा वो ग्रहण कर सकता है, वो उसकी ऊष्माधारिता होगी। अगला पदार्थ है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो मैंने आपको बताया कि पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर। हर पदार्थ की अलग अलग होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या कहते हैं, ठोस से द्रव बदलना क्या कहलाता है, गलन, वाष्पन, क्वथन। तो गलन कहलाता है, सही उत्तर है। ऊष्मा के किस संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि रेडिएशन में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। निर्वात में, सूर्य से पृथ्वी पर बीच में आउटर स्पेस में निर्वात ही निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। विकिरण के माध्यम से ऊष्मा सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचती है। कैलोरी मापी तांबे का क्यों बना होता है, कैलोरी मापी जो होता है वो तांबे का क्यों बना होता है, तो देखो इसका कारण ये है कि इसकी विशेष ऊष्मा अधिक है, ये तांबा अधिक सस्ता है, या इसकी विशेष ऊष्मा कम है, या कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि इसकी विशेष ऊष्मा कम है, इसलिए कैलोरी मिति जो होती है वो तांबे की बनी होती है। इसका विडोलक और ये जो पात्र है ये दोनों तांबे का बना होता है, क्योंकि जल्दी ही ये पात्र के तापमान पर आ जाता है। विशेष ऊष्मा कम है तो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा नहीं, थोड़ी सी ऊष्मा अवशोषित करके ही जो विलयन का तापमान उतना तापमान के बराबर आ जाता है। तो इसमें भरकर हम तापमान ऊष्माधारिता निकाल सकते हैं। तांबे की विशेष ऊष्मा बहुत कम होती है, अतः कैलोरी मिति तथा विडोलक की ऊष्माधारिता बहुत कम होती है, अर्थात इसके ताप में वृद्धि के लिए बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त तांबा ऊष्मा का एक अच्छा चालक भी है, अतः कैलोरी मापी शीघ्र ही इसमें भरे पदार्थ के ताप पर आ जाता है, इसलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेष ऊष्मा कम है और अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, इनमें से किस मेथड से फास्टेस्ट ट्रांसफर होगा, तो फास्टेस्ट ट्रांसफर हमें पता है रेडिएशन, विकिरण से ही होता है, तभी तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो कण अपना स्थान नहीं छोड़ते मैंने आपको बताया चालन में, बाकी तो विकिरण में, समूह में, इनमें विकिरण तो क्वांटा के रूप में, फोटोन के रूप में होता है। आदर्श कर्षणिका किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, आदर्श कर्षणिका किसकी विकिरण, केवल निम्न तरंग दैर्ध्य या उच्च तरंग दैर्ध्य या मध्यवर्ती या सभी तरंग दैर्ध्य। तो देखो आदर्श कर्षणिका संभव नहीं है, ये एक कल्पना है, आदर्श है, वो बनाया नहीं जा सकता उसको। तो आदर्श कर्षणिका सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। आदर्श कर्षण पिंड या परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, तो आदर्श कर्षणिका वह वस्तु होती है जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का, चाहे उसकी तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो, पूर्णतः अवशोषण कर ले, तो वो आदर्श कर्षणिका होती है। और इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यवहार में कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो पूर्ण रूप से उस पर गिरने वाले सभी ऊष्मा को, प्रकाश को अवशोषित कर ले, चाहे वो किसी भी तरंग दैर्ध्य की है। हालांकि काजल जो होता है ना, लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम की कालख, ये इसके नज़दीक है, लेकिन ये भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि दृश्य और निकट अवरक्त भागों को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो फार इंफ्रारेड है, दूर अवरक्त भाग है, वो अवशोषित नहीं कर पाते। ठीक है, तो व्यवहारिक कर्षणिका काम में ली जाती है प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। ये फेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने ऐसा खोखला गोला बनाया जो आदर्श कर्षणिका की तरह व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यवहारिक कर्षणिका कहते हैं। अगला प्रश्न है द्रव और गैसों का में ऊष्मा का संचरण होता है, तो द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण समवन विधि के द्वारा होता है, मैंने आपको बता दिया। किसी गर्म पिंड के ऊष्मा हानि की दर उस पिंड तथा परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है, ये किसका नियम है, तो देखो ये नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना अधिक उस वस्तु और वातावरण के तापमान के बीच में अंतर है, तापांतर जितना अधिक है, उतना ही फास्ट या ठंडी होगी। शीतलन का नियम है ना, ठंडी होगी। कि अगर ज़्यादा गर्म है, मान लो बाहर का तापमान 40 डिग्री है और वस्तु 100 डिग्री पर गर्म है, तो तापांतर अधिक है, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी, तो देखो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, 1000 कैलोरी। अब 1 कैलोरी में कितना जूल कितना होता है, तो 1 कैलोरी में जूल के मान होता है 4.18 होता है, हम राउंड ऑफ करें तो उसको 4.2 में ले सकते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4.2 गुणा 10⁻³ जूल, क्योंकि 4.2 ये तो हो गया, आगे 10⁻³ लेनी है हमें, तो ये वाला ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर 10⁻³ इसलिए क्योंकि 1000 है भाई, 1000 कैलोरी है ना, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो 1000 कैलोरी में कितनी हो जाएगी, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, तो इसको 1000 से गुणा करो, 4.2 गुणा 1000 यानी 10⁻³ जूल, तो 4.2 गुणा 10⁻³ जूल हो गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेंटीग्रेड, ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है, तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक तो जूल ही होता है। कैलोरी भी इसका मात्रक है, किलो कैलोरी भी मात्रक है, अभी मैंने बताया कि 1 जूल में 4.2
1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। तो कैलोरी और कैलोरी से बड़ा किलो कैलोरी होता है, जूल होता है। डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मात्रक है, तो उसमें का नहीं है। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गैस अवस्था से द्रव अवस्था, गैस से द्रव बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। बादल बनते हैं इसी विधि से। और फ्रिज से निकाली हुई बोतल की बाहरी अगर बाहर रखे उसको, तो बाहर बोतल की सतह पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती है, वो भी संघनन के कारण होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को दबाने पर एक टुकड़ा बन जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, या दाब बढ़ाने पर गलनांक स्थिर रहता है, या वायुमंडल से ऊष्मा निष्कासित होती है इसलिए। तो सही उत्तर है यहाँ पर कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। दोनों को दबाएंगे तो एक टुकड़ा इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपने दाब बढ़ा दिया, तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। गलनांक कम हो जाएगा तो वो ठोस बन गया, एक तरीके से द्रव में नहीं रहेगा, वापस ठोस हो गया, गलनांक कम हो गया उसका। जल का तापमान 0 से 10 डिग्री बढ़ाने पर इसका आयतन, देखो 0 से 10 डिग्री बढ़ा रहे तो 0 से 4 डिग्री तक तो आयतन कम होगा, क्योंकि 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है। तो पहले तो कम होगा और फिर वापस बढ़ेगा आयतन, तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रकार से आती है, किस विधि से आती है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा आती है। एक आदर्श कृष्णिकाल के अवशोषण क्षमता का मान होता है, तो ये भी मैंने बताया 1 होता है आदर्श के लिए। किससे लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड माना जा सकता है? लगभग पूर्ण माना जा सकता है, पूर्ण तो नहीं है लेकिन लगभग फिर भी जिनको हम पूर्ण कृष्ण पिंड मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन है काजल, प्लेटिनम की कालिक, तांबा, या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। इन दोनों को, काजल को और प्लेटिनम की कालिक को लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड माना जा सकता है। एक सफेद और चिकनी सतह है, एक सफेद और चिकनी सतह खराब अवशोषक तथा उष्मा का अच्छा परावर्तक। तो देखो काली और खुरदरी सतह अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती है, जबकि सफेद और चिकनी सतह खराब अवशोषक होती है और उष्मा की अच्छी परावर्तक होती है। परावर्तक अच्छी होती है, परावर्तित कर देगी ये, लेकिन सोखेगी नहीं, अवशोषण नहीं करेगी। और अवशोषण नहीं करेगी तो उत्सर्जन नहीं करेगी। भाई किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो काली ज़्यादा चमकेगी अंधेरे कमरे में। अगर 2 बॉल रखी हुई है, एक काली और एक सफ़ेद है, तो काली वाली गेंद ज़्यादा चमकेगी अंधेरे में। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण होती रहती है। वाष्पीकरण यानी क्वथनांक से नीचे के तापमान पर द्रव से गैस में बदलना। और जब भी वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर गलन की गुप्त उष्मा अवशोषित होगी, और वो गुप्त उष्मा घड़े की सतह से अवशोषित होती है, तो घड़े की सतह ठंडी हो जाती है। जब घड़े की बाहरी सतह ठंडी है तो घड़े के अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा रहता है। यही कंसेप्ट काम करता है कूलर के लिए। तापीय चालकता के संबंध में क्रम सही है। इनमें से तापीय चालकता का कौन सा क्रम सही है, यानी तापीय चालकता अधिक से कम किसकी है? तो सही उत्तर है स्टील। स्टील के बाद जल और उसके बाद लकड़ी। स्टील, जल और लकड़ी। स्टील की तापीय चालकता अधिक होती है, उसके बाद जल और फिर लकड़ी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है? तो थर्मोस्टेट का मतलब है एक समान तापमान को बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम है। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा का मान है। गलन की गुप्त उष्मा यानी जब ठोस से द्रव अवस्था में गलनांक बिंदु पर अवस्था परिवर्तन। तो गलनांक पर ठोस से द्रव यानी जब बर्फ पानी में बनता है तो उस समय गलन की गुप्त उष्मा कितनी, यानी कितनी उष्मा अवशोषित करेगा वो, तब वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा। और उस समय तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये जो आप उष्मा दोगे वो गलन की गुप्त उष्मा है, और वो उस ठोस अवस्था के जो अणुओं के बीच के आकर्षण बल है उसको तोड़कर द्रव अवस्था के बीच का जो कम आकर्षण बल है वो करने के लिए काम में आ रही है वो उष्मा, यानी आकर्षण बल को तोड़ने के काम आ रही है, इसलिए वो तापमान नहीं बढ़ाएगी। इसलिए उसका नाम गलन की गुप्त उष्मा है, कि वो गुप्त हो गई, छुप गई, पता नहीं कहाँ गई, हिडन कहलाती है। तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना है? तो यह है 3.21 गुणा 10 की घात 6। 3.21 गुणा 10 की घात 6 जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, स्टीफन का नियम क्या है? तो देखो स्टीफन का नियम है जिस पर ये पायरोमीटर काम करते हैं, विकिरण तापमापी काम करते हैं, और ये है कि उत्सर्जित विकिरण की मात्रा परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है, ई समानुपाती टी की घात 4। अगला प्रश्न, न्यूटन के शीतलन नियम के लिए क्या शर्त है? न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु का तापमान और परिवेश के तापमान में जितना अधिक अंतर है, यानी तापांतर जितना अधिक है, उसके शीतलन की दर भी उतनी अधिक होगी। यानी शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होती है परिवेश के और वस्तु के ताप के अंतर के। तो ये यहाँ पर लेकिन शर्त ये है कि ताप जो है वो कैसा होना चाहिए, ताप में जो अंतर है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ये शर्त है यहाँ पर कि ताप अंतर बहुत अधिक ना हो, तो न्यूटन का शीतला नियम अच्छे से काम करता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, कि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए। तो सही उत्तर ये है, क्योंकि शीतकाल में जो कपड़े पहनते हैं उन्हीं वो वायुरोधी होते,
और शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते, क्योंकि ऊनी कपड़े गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ये देखो रोधक होते, ताप रोधी होते हैं। दो प्रक्रम भिन्न भिन्न तापीय साम्यावस्था में तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है, तब वे परस्पर तापीय साम्यता में होंगे। ये कौन सा नियम है? ये ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम है कि प्रथम नियम है कि द्वितीय नियम है कि केल्विन प्लांक कथन है, कौन सा है? तो देखो ये ऊष्मा गति की का शून्य कोटि का नियम है, 0th डिग्री का ये नियम है। और इस नियम के अनुसार अगर दो भिन्न भिन्न प्रक्रम तापीय साम्यावस्था में है तो तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो वो परस्पर भी तापीय साम्यता में होंगे। ये 0 कोटि का नियम कहलाता है, ऊष्मा गतिका का शून्य कोटि का नियम। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, ऊष्मा गतिका का प्रथम नियम है, तो मैंने बता दिया आपको, ऊर्जा संरक्षण पर नियम है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ये वाला। और वह ताप जिस पर बर्फ जल और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है, ये ध्यान से देखना आप। जिस पर तीनों अवस्थाएं, किसी पदार्थ की जिस पर तीनों अवस्थाएं एक साम्य अवस्था में रहती है तो उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। और ये तापमान जल के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर ये त्रिक बिंदु हमको मिलता है। ये त्रिक बिंदु है जल का, जहाँ पर हमें बर्फ जल और वाष्प तीनों साम्यावस्था मिलेगी। और उसके लिए दबाव होना चाहिए 0.006 ATM। इतना ATM मतलब एटमॉस्फेयर दाब की इकाई है, वायु दाब की इकाई है। इतना दाब होना चाहिए, 0.006 ATM एटमॉस्फेयर दाब पर 0.01 डिग्री यानी 273.16 केल्विन। ये त्रिक बिंदु है जहाँ पर तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में मिलेगी। अगला प्रश्न है, जल के जमने पर उसके अणुओं के मध्य की दूरी, अगर जब जल जमता है, जब वो बर्फ बनता है तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है कि शून्य हो जाती है? तो सही उत्तर है कि बढ़ती है, अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। जब वो जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। रेगिस्तान में दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में ठंडे रहता है, क्यों भाई? दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में ठंडी होती है, ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि रेत ऊष्मा का उत्तम उत्सर्जक है, या रेत ऊष्मा का उत्तम अवशोषक है, या केवल ए, या ये ए और बी दोनों सही है स्टेटमेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोनों स्टेटमेंट है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो बहुत अधिक उत्सर्जक है और बहुत अच्छा अवशोषक भी है। इसलिए दिन में तो बहुत जल्दी ऊष्मा अवशोषित कर लेता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में जब सूर्य गर्मी नहीं है तो बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है। तो रात में मिडनाइट के बाद में सुबह के टाइम तक तो वहाँ पर रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, मतलब इतनी ठंडी होती है रेगिस्तान की रातें गर्मियों में भी। अगला है, यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी तो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, या गैस धनात्मक कार्य करेगी, या गैस ऋणात्मक कार्य करेगी, या कथित प्रक्रम संभव नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर है कि गैस धनात्मक कार्य करेगी। जब समतापीय प्रक्रम में अगर हम किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो गैस हमेशा धनात्मक कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने तो सुरक्षित तापमान है, तो सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर जल का घनत्व अधिकतम रहता है, और जब का घनत्व अधिकतम रहेगा तो उसका आयतन सबसे कम होता है। तो ये सबसे बेस्ट तापमान है फ्रिज में चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, 4 डिग्री। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई थी प्रथम नियम के द्वारा, द्वितीय नियम द्वारा, या स्टीफन नियम द्वारा, या वीन के नियम द्वारा? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, क्योंकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा देवे तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होगा। तो आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा पहली बार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आई थी। और ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था, वो द्वितीय नियम ये कहता है कि संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना असंभव है ऊष्मा का, और इस पर इंजन काम करता है, ऊष्मा इंजन, और रेफ्रिजरेटर काम करता है दूसरे नियम पर। और पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है, और तीसरा नियम है जो किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ताप ऊष्मा तापमापी पर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और एक टॉपिक पर बात करेंगे, उस पर MCQ क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।